So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and good evening to all of you. So in the last discussion, we have seen the dimensional analysis, and in dimensional analysis, we have discussed the different types of similarity and non-dimensional parameter we have also discussed. So today I will discuss the methods of how to method of dimensional analysis. So in the method of dimensional analysis, generally two types of method. One is called Rayleigh method, and the second one is called Buckingham-Pi theorem. So in Rayleigh method, what we do, firstly we will decide what is the dependent variable and what are the different independent variable. जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिसाइड कर लिया है, तो जनरली जो ये होता है आपका, अगर वेरिएबल्स जो हो 3 से 4 अगर हो, तभी ये वी कैन अप्लाई दिस रेले मेथड्स. अगर ज्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो इन दैट केस जो है हम लोग जो अप्लाई करेंगे दैट इज बकिंघम पाई थ्योरम. सो रेले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो है दो तरह के जो वेरिएबल्स है, एक को मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई द व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट आर द वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेले मेथड्स और बकिंघम पाई थ्योरम. रेले मेथड्स को हम लोग अगर डिस्कस करें तो रेले मेथड में क्या बोला जाता है कि डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन फॉर ए वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम 3 और 4 वेरिएबल्स. मैंने पहले ही बोला कि ये दिस मेथड इज एप्लीकेबल जब 3 से और 4 वेरिएबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ज्यादा होगा तो जो कांस्टेंट्स जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको निकालने में हमें परेशानी होगी और ये मेथड जो हो जाएगा थोड़ा सा आपका जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो अगर वेरिएबल्स हमारे पास हैं, देन वी विल गो फॉर द बकिंघम पाई थ्योरम. तो फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड्स क्या होता है. तो जैसे मैंने मान लिया कि लेट अस अज्यूम कि हमारा x जो है वो x1 जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कुछ एक फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज x2 x3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये हमारा कुछ है जहाँ पे x1 जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. x1 इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x2 x3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये हमारा जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग एक टर्म में लिख देंगे, दैट इज वी कैन राइट x1 इज इक्वल टू k इंटू x2 टू द पावर a, x3 टू द पावर b, सो ऑन एंड सो फोर्थ xn टू द पावर, हमने मान लिया इसको an. तो यहाँ पे a b और सारे जो इस पे पावर आया है, सबसे पहले तो k जो है हमारा एक कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट. x1 x2 x3 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, क्या है a b, और ये जो an आया है ये हमारा जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशनल मेथड से निकालेंगे. तो इसका जो 3 जो है, जो जिसको बोला जाएगा कि बेसिक जो डायमेंशन है, बेसिक डायमेंशन क्या बोला जाता है, बेसिक डायमेंशन जो हमारा हुआ वो क्या है, m l और t, इसको बोला जाता है कि बेसिक डायमेंशन है. m फॉर मास, l फॉर लेंथ और t फॉर टाइम, ये हमारा बेसिक डायमेंशन है. तो क्या हमने x1 को हमने उस फॉर्म में लिख लिया है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी होगा, लेट अस अज्यूम कि हमारा फोर्स है, फोर्स इज या ड्रैग फोर्स, दैट विल डिपेंड्स ऑन द, अगर मैं बोलूं तो वो मैं बोला कि हाँ डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, और बहुत सारे डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो जो आपका जो है वो जो यहाँ पे ड्रैग फोर्स हुआ वो हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, तो डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब हमने बोला कि तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. तो हमने क्या किया कि जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने डायमेंशनल फॉर्म में लिख लिया. लेट अस अज्यूम कि हमारा ड्रैग फोर्स है, तो फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फोर्स को हम लोग जानते हैं कि उसका डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. वहां से हम लोग उसका डायमेंशन हमने निकाल लिया. उसी तरह फिर हमने केजी पर मीटर को भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी डेंसिटी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्म में लिख सकते हैं. डायमीटर को भी हम लोग डायमेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं. जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सबको हमने डायमेंशनल फॉर्म में लिखा है. और फिर हमने क्या किया कि जो इस पे पावर है, जो आपका जो x1 पे तो जो पावर m का क्या पावर है, l का क्या पावर है,
और टी का क्या पावर है उसको हमने राइट हैंड साइड से इक्वेट कर दिया है और वहां से हमने ए बी और जितने भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमने ये फंक्शन को लिख दिया है कि हाँ ये x1 जो है x2 टू दी पावर a, मान लो कि a की वैल्यू क्या है 2 आ गया, तो x1 जो हो जाएगा x2 स्क्वायर इंटू x3 पे पावर, अगर b की वैल्यू 1 आ गई है तो कुछ इस तरह ये कोरिलेट होगा x1 x2 x3, जिसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। तो रेले मेथड में क्या है, आपको सबसे पहले क्या है, आप डिपेंडेंट वेरिएबल को आप लिख लो, उसके बाद जो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह वेरी कर रहा है उसके कांस्टेंट को हम लोग निकाल के और बताएंगे। तो इसको हमने एक एग्जांपल लिया, उससे ज्यादा हमें और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स। एक एक्सप्रेशन है ड्रैग फोर्स का ऑन ए स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर d मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ एंड डायनामिक विस्कोसिटी μ, यूज रेले मेथड। तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है जो मैंने एग्जांपल में बताया भी है कि क्या ड्रैग फोर्स जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन है। ड्रैग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन है, तो डायमीटर d विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और फिर आपका क्या है डेंसिटी रो और डायनामिक विस्कोसिटी v। तो ये चार जो है आपका जो यहाँ पे है, तो fd जो है हमारा ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सारे जो चार हैं डायमीटर, वेलोसिटी, रो और म्यू, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने क्या किया कि ड्रैग फोर्स का सबसे पहले हमने डायमेंशनल फॉर्म में लिख लिया। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स का हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्म में क्या होता है ml t-2। अगर यहाँ पे अगर लिखा जाए या तो इसको हमने क्या लिखा, मास को क्या लिख सकते हैं, मास आपका हो गया इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं L(t⁻²). तो इसलिए हमने बताया कि ये है। तो हमने क्या राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे fd को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fd इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है जो फंक्शन को हमने हटा दिया है, लेट अस अज्यूम कि हमारा k, और फिर हमने इसको वेरी करा दिया है d⁴a, यहाँ पे हमने लिखा d⁴a। उसके बाद कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे पावर हमने लिख दिया है b। उसके बाद क्या है हमारा ρ⁴c, तो यहाँ पे हमने ρ⁴c इंटू डायनामिक विस्कोसिटी d। अब हमें ये ABCD जो कांस्टेंट है उसके वैल्यू को हमें इक्वेट करना है। जब हमें बेसिक डायमेंशन में हमने लिख लिया तो क्या है हमारा यहाँ पे फोर्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं ml t⁻², दैट इज इक्वल टू k इंटू आपका जो हो गया d क्या है डायमीटर होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन जो होगा L⁴a। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा जाए तो क्या Lt-1b। उसी तरह अगर हम लोग का डेंसिटी क्या है kg पर मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर को क्या लिख सकते हैं Lt⁻³ और डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे अगर डायनामिक विस्कोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं ml t-2 इंटू टाइम को हम लोग क्या डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, तो t डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। तो यहाँ का इसका डायमेंशन जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी का क्या आ गया, तो ये आप लिख सकते हैं ml-1 और t⁻⁻1। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसके डायमेंशन को भी लिख दिया ml-1 t⁻⁻1 अब यहाँ पे देखो कि m पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में m⁻1 है, उसको हमने राइट हैंड साइड से क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। उसी तरह l के पावर पे जो है यहाँ पे 1 है और इधर l पे पावर क्या आएगा ABCD के फॉर्म में आएगा, उससे हमने इक्वेट कर देना है फिर t को। तो उससे हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको, और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा ml t⁻², दैट इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं L⁴, पहले आप L पे जितना भी पावर है उसको इक्वेट कर लीजिए, तो L⁴a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे फिर जो है यहाँ जो हो गया यहाँ पे L⁴a प्लस b, और यहाँ से अगर लिखा जाए, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे ये kg पर मीटर क्यों है, तो ये mt⁻³ होगा ना कि l, यहाँ पे आपका mt⁻³। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं L⁴a प्लस b, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L⁴a प्लस b। उसी तरह हमारा क्या हो गया, दूसरा जो कांस्टेंट है t है जो है आपका m पे, तो m को हम क्या लिख सकते हैं m⁴। अब m पे देख लीजिए कौन कौन सा पावर है, तो यहाँ जो m पे पावर c और फिर प्लस d, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m⁴, यहाँ जो आपका हो गया L⁴a प्लस b, और यहाँ पे माइनस d भी होगा, यहाँ पे a प्लस b माइनस d, a प्लस b माइनस d,
फिर से अगर इसको अच्छे से लिखा जाए, सबसे पहले m की पावर को हम लोग इक्वेट करते हैं, तो m पे क्या हो जाएगा, m टू दी पावर, m टू दी पावर क्या है, तो इसमें m है नहीं, इसमें है नहीं, मतलब क्या m टू दी पावर c प्लस डी, तो यहाँ पे हो गया m टू दी पावर c प्लस डी। उसी तरह आपका हो गया l टू दी पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, तो l टू दी पावर a प्लस b और यहाँ पे माइनस डी, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस डी, a प्लस बी माइनस डी, और उसके बाद बच गया क्या t, t को भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ माइनस बी और माइनस 3c, यहाँ पे हो गया आपका ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, फिर जो हमने डायमीटर को l में लिखा है, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड, ये kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि ml यहाँ होगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे अगर लिखा जाए डेंसिटी को, तो डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब, मतलब l-3, और यहाँ पे जो है डायनामिक विस्कोसिटी ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1 पे पावर डी। तो यहाँ से m पे पावर तो सही है, यहाँ पे m पे पावर हो गया c प्लस डी, सही है, m टू द पावर c प्लस डी। l पे पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस b और -3c और माइनस डी। l टू द पावर यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर करेक्ट किया जाए तो हो जाएगा l टू द पावर a प्लस b -3c, a प्लस b -3c और माइनस डी, और t टू दी पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो t टू दी पावर यहाँ पे -b और -b माइनस डी, t टू दी पावर हो गया -b माइनस डी। अब आप इक्वेट कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, तीन इक्वेशन यहाँ पे c प्लस डी दैट इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी -3c माइनस डी दैट इज इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन। और तीसरा जो आपका हो जाएगा -b माइनस डी दैट इज इक्वल टू -2, 3 इक्वेशन। अब यहाँ पे अननोन जो है वो देखिए कितना है, a b c d, 4 अननोन है हमारे पास, 3 ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, कोई 4, हमें एटलीस्ट 4 इक्वेशन होना चाहिए टू सॉल्व दिस 4 अननोन्स, लेकिन हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, कि जो 3 जो पैरामीटर है उसको किसी एक के टर्म में लिख दे, मतलब कि a b और c को, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो हमारा क्या है यहाँ पे, उसको हमको समझना होगा। आप ड्रैग फोर्स निकाल रहे हो, तो ड्रैग फोर्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी पे पावर हमने क्या दिया है, दैट इज d, मतलब कि d को हम नहीं स्किप कर सकते हैं, मतलब कि a b और c को हमने क्या करना है, d के फॉर्म में लिख देना है। तो सारे को हमको क्या, a b c को हमने क्या कर देना है, d के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू को तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 माइनस डी। अब c को हमने d के फॉर्म में लिख दिया, सही है। उसी तरह यहाँ से b को भी हम लोग लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू d माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर यहाँ b इज इक्वल टू हो जाएगा तो 2 माइनस डी, यहाँ पे अगर लिखा जाए तो b को उधर ले गया और 2 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस डी, p इज इक्वल टू 2 माइनस डी। अब 3 आप फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप c की भी वैल्यू, c और b निकाला, a की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। a क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2, ये तो फ्रॉम 3 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे a की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से बिल्कुल आसानी, ये बहुत आसान है, ये आसान है, बस हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या निकाला, a की वैल्यू को निकालना है। तो a क्या हो जाएगा, a प्लस b के जगह पे आप रख दो, b इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस डी, सो b के जगह पे हमने रख दिया 2 माइनस डी। उसी तरह हमारे पास क्या है, -3c, सो -3 इंटू 1 माइनस डी, यहाँ पे आपका हो गया -3 इंटू 1 माइनस डी। और फिर हमें दूसरा जो टर्म वो तो d है, तो d को तो ऐसा ही रहने देना है, माइनस डी इज इक्वल टू कितना है, ये 1, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, a प्लस 2 माइनस डी माइनस 3 प्लस 3d माइनस डी दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3d और यहाँ से 2d के अंदर dd 2d, तो यहाँ से क्या हो गया, a माइनस 1 प्लस d दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर आ गया, तो वो a इज इक्वल टू ऑल्सो 2 माइनस डी। अब पुट द वैल्यू ऑफ दिस टू, सारा a b c d को आप रख दो हमारे फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ डी इज इक्वल टू k इंटू डी टू दी पावर a, b टू दी पावर b
या तो हम लोग इसको फंक्शन के टर्म में अगर लिखे तो फंक्शन के टर्म में तो यहाँ पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है एफ डी जो है वो किसका किसका फंक्शन है, डी टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, रो टू द पावर सी और म्यू टू द पावर डी। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं फंक्शन के टर्म में, तो एफ डी इज इक्वल टू हमने एक फंक्शन ले लिया है दैट इज या तो हम इसको के इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी टू द पावर ए, तो डी टू द पावर ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 2 माइनस डी, तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस डी। उसी तरह b की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं v टू द पावर b, सो v टू द पावर b की वैल्यू कितनी है, वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2 माइनस डी, सो v टू द पावर 2 माइनस डी। उसी तरह आपका वो उसके बाद क्या है हमारा रो डेंसिटी द पावर c, सो डेंसिटी टू द पावर c, c की वैल्यू को भी हमने निकाला है दैट इज 1 माइनस डी, तो c की वैल्यू को हमने क्या लग दिया 1 माइनस डी। और डायनामिक विस्कोसिटी तो हमारा डी के टर्म में है ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू, हमने इसको फंक्शन के टर्म में ही अगर लिखा है या तो एफ के फॉर्म में, तो एफ के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखो डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रो वी डी स्क्वायर, और फिर बच क्या गया, देखिए बचा क्या, तो बचा हमारा क्या म्यू टू द पावर डी डिवाइडेड बाई रो वी डी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाई रो वी डी, और ये सारे पे पावर क्या है हमारा, सारे पे पावर डी है। अब देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब डी स्क्वायर इंटू डी टू द पावर माइनस डी लिख सकता हूँ, उसी तरह वी स्क्वायर इंटू वी टू द पावर माइनस डी, उसी तरह रो टू द पावर 1 इंटू रो टू द पावर माइनस डी, एक्स टू द पावर एम प्लस इंटू एक्स टू द पावर एन, क्या होगा एक्स टू द पावर एम प्लस एन, उसी को हमने लिखा है। अब हमने क्या किया कि जो एफ डी जो है, एफ डी को हम लोग क्या लिख दिए, तो ये हमने कर दिया रो वी डी स्क्वायर, और ये फंक्शन हो गया हमारा किसका, म्यू डिवाइडेड बाई रो वी डी टू द पावर डी, कुछ इस तरह। तो यहाँ से हमारा एफ डी जो हो गया वो क्या हो गया, एफ डी इज इक्वल टू रो वी डी स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया है इसके टर्म में, मान लो कि एक फंक्शन दूसरा फंक्शन है दैट इज म्यू बाई रो वी डी टू द पावर डी है, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया एफ डी का। जो हमारा जो ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन आया दैट इज रो वी डी स्क्वायर इनटू म्यू डिवाइडेड बाय रो वी डी टू द पावर डी है, उसको हमने डी को सारा एक फंक्शन को हमने कुछ इस तरह फाई के टर्म में हमने लिख दिया है, तो हमारा ये हमारा जो ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो। अब दूसरा मेथड जो हमारा है सेकेंड मेथड दैट इज जो हमारा दूसरा मेथड है जिसको बोला जाता है कि जब मैंने पहले ही बोला कि जब व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन 3 और 4, 4 से ज्यादा अगर वेरिएबल्स होगा, अभी आपने देखा है कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपका 1 2 3 4 5 एक डिपेंडेंट है और 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो देख रहे हैं कि सॉल्व करने में हमें एक दूसरे के टर्म में निकालना पड़ा, यहीं पे अगर 3 वेरिएबल्स होता तो इजिली मैं रेले मेथड्स लगा सकता था, लेकिन अगर 5 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए मैंने बोला कि जब अगर मोर देन 4 वेरिएबल्स अगर हो जाए, अगर 4 से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए, देन दिस मेथड इज वेरी कॉम्प्लेक्स या कम्बरसम हो जाएगा, बहुत आपको इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इस मेथड्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वी कैन से दैट दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रेले मेथड्स, कि अगर ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड्स करते हैं, तो अगर उस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर ले लिया जाए देन दिस मेथड इज नॉट हेल्पफुल, और बोल सकते हैं कि देर बहुत क्रिटिकल आपका या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक दूसरा मेथड है जिसे बोला जाता है बकिंघम पाई थ्योरम। बकिंघम पाई थ्योरम में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमने देख लिया है कि कितने हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हैं, टोटल जैसे यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं टोटल वेरिएबल दैट इज द सम ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो कितने हो गए, अब यहाँ अगर मैं बोला दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5, हमारे टोटल वेरिएबल्स जो है वो कितने हैं, वो 5 है, और जो बेसिक जो है वो कितने हैं, मतलब कि जो हमारा जो फंडामेंटल्स जो डायमेंशन है, फंडामेंटल में क्या आ गया आपका एम एल और टी, मास लेंथ और टाइम, ये कितने हमारे फंडामेंटल डायमेंशन कितने हैं, जनरली 3 होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें मास आ ही नहीं रहा है, तो हम फिर 2 ही बोलेंगे कि फंडामेंटल यहाँ पे जो आपका डायमेंशन है वो 3 है। तो हमें जो है वहां पे एक टर्म निकालना होता है जिसको बोला जाता है डायमेंशनलेस पैरामीटर,
नंबर ऑफ डायमेंशन लेस पैरामीटर क्या होगा, जिसको पाई टर्म भी बोला जाता है। ग्रीक वर्ड पाई लिया गया है, जिसके पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हम लोग पाई को क्या लिख सकते हैं, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, because there is no dimension of the pi। so हमने नंबर ऑफ डायमेंशन लेस पैरामीटर जो निकालना है, जिसको बोला जाता है कि पाई टर्म, वो कितना हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना वेरिएबल्स है, उसको हमने मान लिया कि लेट अस अज्यूम n। टोटल वेरिएबल्स मतलब कि सम ऑफ डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कितने हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल को अगर लिया जाए, तो इस एग्जांपल में टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, दैट इज 1 2 3 4 5 5। और मान लो कि यहाँ का इसका जो आपका फंडामेंटल जो डायमेंशन है m और l t, देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो वहाँ l तो आ रहा है, यहाँ पे t भी आ रहा है, और हमने देखा है कि m भी आ रहा है, मतलब कि फंडामेंटल आपका डायमेंशन लेस कितना हो गया 3, मतलब 6। जो नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर मतलब कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स जो होंगे वो कितना होगा, n माइनस m, मतलब कि टोटल वेरिएबल्स माइनस फंडामेंटल वेरिएबल्स, मतलब 6 माइनस 3, मतलब कि 3 हमें नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन डायमेंशनल मतलब कि पाई 1 पाई 2 पाई 3, इसने इस तरह कुछ हमने निकाला है, और वहां से हमने डिफरेंट जो हमने पैरामीटर लिया है, जो कांस्टेंट है उसके वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, वही हमारा बकिंघम पाई थ्योरम है। तो उसी को मैं बोला क्या कि व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर लार्ज। सबसे पहले तो बकिंघम पाई थ्योरम कब अप्रोच करेंगे, जब हमारा क्या है, रेले मेथड जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए, वी कैन नॉट अप्लाई इजिली, देन वी विल गो फॉर द बकिंघम पाई थ्योरम। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो लार्ज हो जाए, मतलब कि मोर देन 4 हो जाए, देन we will go for the Buckingham pi theorem। ये थ्योरम बोलता क्या है, सो मैं वही चीज को मैंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड m नंबर्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन मैंने बताया कि m l और t जो है वो हमारा फंडामेंटल डायमेंशन है। देन द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप, जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही है, गेट और ईएसी में खूब पूछता है कि कितने हमारे नंबर ऑफ डायमेंशनल ग्रुप है, डायमेंशनलेस ग्रुप, या तो पाई टर्म भी बोला जाता है, बिकॉज पाई जो है ग्रीक वर्ड है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको हमने पाई टर्म के टर्म में हमें लिखना है। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज n माइनस m। आप पहले जोड़ लो कि कितना हमारे पास वेरिएबल्स है, उसमें से फंडामेंटल डायमेंशन, लेकिन ये हमेशा 3 नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, कभी 2 भी हो सकता है कि जो पैरामीटर जो हमारा दिया हुआ है उसमें मास आ ही नहीं रहा है, या तो लेंथ नहीं आ रहा है या तो टाइम नहीं आ रहा है, तो दैट वी हैव टू सी कि कितने हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशन है। ये दिस इज ऑलवेज नॉट 3, कभी कभी 2 भी हो सकता है, तो वो हमें चेक कर लेना है। और जितना भी फंडामेंटल डायमेंशन है, जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया, दैट विल बी द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप या नंबर ऑफ पाई टर्म्स, वो हमें निकाल लेना है। अब जितना भी पाई टर्म है, लेट अस अज्यूम कि 2 नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, तो पाई 1 को हम लोग, तो इसमें क्या है कि 2-3 जो है हमें वेरिएबल्स किस तरह सिलेक्ट करना है वो हमें देखना है, जिसको बोला जाता है रिपीटिंग वेरिएबल्स। मतलब कि जो पाई 1 टर्म हमने लिखा है, तो पाई 1 में तो हमारा एक तो जो मेन आपका वेरिएबल्स वो आएगा ही, और रिपीटिंग वेरिएबल्स आपको लेना है। अब रिपीटिंग वेरिएबल्स कैसे लेना है, तो उसका भी रूल है। आपका रिपीटिंग वेरिएबल्स में आपका क्या आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन भी आना चाहिए, फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी आना चाहिए, डायनामिक्स जो हमने बताया था कि हाँ क्या क्या आपका सिमिलरिटी बताया था, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक और डायमेंशनल पैरामीटर, ये डायनामिक, ये तीनों आना चाहिए आपको। रिपीटिंग वेरिएबल इस तरह चूज करना है कि उसमें जैसे लेंथ का भी डायमेंशन आ जाए, मान लो कि फ्लो में जैसे वेलोसिटी भी आ जाए, और आपका जो तीसरा जो है डेंसिटी आ जाए। या हमने क्या लिया, डायमीटर लिया, लेंथ, ज्योमेट्रिक में आपका क्या क्या आ गया, डायमीटर, हाइट, ये सब आपका ज्योमेट्रिक में आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको सिलेक्ट करना है ऐसे। और दूसरा क्या है कि इस तरह आपको रिपीटिंग वेरिएबल्स आपको सिलेक्ट करना है कि 2 चीज, मान लो कि आपने एक डायमीटर ले लिया और हाइट ले लिया, तो डायमीटर का डायमेंशन क्या होगा, l, हाइट का भी तो डायमेंशन l ही होगा। तो इस तरह आपको नहीं सिलेक्ट करना है रिपीटिंग वेरिएबल्स, हमेशा रिपीटिंग वेरिएबल्स इस तरह चूज करना है आपको कि दोनों का डायमेंशन सेम ना हो। मान लो कि हमने क्या किया, रिपीटिंग वेरिएबल पहला पाई 1 टर्म के लिए हमने ले लिया डायमीटर को पहला और हाइट को दूसरा, तो दोनों का तो एक ही डायमेंशन हो गया ना, तो इस तरह हमें नहीं लेना है। तो उसका भी कुछ रूल है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस m। अब वही हमने लिखा है कि लेट x1 be the dependent variable and x2, x3, x4, xn are the independent variable। so this x1 can be written as, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो किसका किसका फंक्शन होगा, so जो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दैट इज x2, x3, x3, xn, इसी को हमने फंक्शन के टर्म में लिखा है, दैट इज फाई x1, x2, x3, xn दैट इज इक्वल टू 0। और या इसको हम लोग पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो पाई के टर्म में क्या लिखेंगे, इफ देयर आर m नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स, तो सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकाल लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या होगा, तो सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अगर देखें 1 2 3 टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, n माइनस लेट अस अज्यूम कि फंडामेंटल जो वेरिएबल है वो 3 है,
लेट अस अज्यूम कि फंडामेंटल जो डायमेंशन है वो 3 है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पाई टर्म n-3, दैट उतना हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हम लोग बना सकते हैं। आपको रिपीटिंग वेरिएबल्स एक पाई टर्म में वो कितना लेना है, तो दैट इज इक्वल टू द जितने भी फंडामेंटल्स आपके वेरिएबल्स हैं +1 उतना लेना। लेट अस अज्यूम कि 3 आपका फंडामेंटल्स डायमेंशनल पैरामीटर है MLT, तो आपको जो एक पाई 1 टर्म में जो आपको फंक्शन जो वेरिएबल्स लेना है दैट इज 3+1, उस 4 से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, वो चीज का ध्यान दें। उस चीज को हमने लिखा भी है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना हो गया n-m, और इसी को हमने फंक्शन पाई 1 के टर्म में भी लिखा है, बिकॉज पाई 1 जो है वो एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, तो वी कैन राइट पाई इंटू पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई n-m दैट इज इक्वल टू 0। उसी चीज को हमने फिर लिखा है ईच पाई टर्म में कंटेन मैक्सिमम ऑफ m+1 वेरिएबल्स। हर पाई 1 टर्म में जो हर पाई टर्म में है वो कितने वेरिएबल्स होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू m+1। m हमारा क्या था, m यहाँ पे देखिए क्या, नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स। इट माइट बी 3, 2 और 1, कुछ भी हो सकता है, हमेशा 3 नहीं होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बड़ा ब्लाइंडली नहीं लेना कि MLT, आप देख लेना कि जो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो क्या उसमें मास आ रहा है, m आ रहा है, L आ रहा है, अगर T आ रहा है, तीनों चीज आ रहा है, तब आपका वहां पे जो होगा नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स होगा दैट इज इक्वल टू 2। लेट अस अज्यूम कि मास उसमें मिसिंग है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ इस तरह डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कि उसमें मास का टर्म है ही नहीं है। लेट अस अज्यूम कि आपका क्या हो गया, आपका वेलोसिटी है, लेंथ है, तो वेलोसिटी में भी आप देख रहे हो कि LT-1, लेंथ में क्या है आपका L है, और दूसरा जो हमने कुछ एक और ले लिया जिसमें मास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फंडामेंटल वेरिएबल जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाय द वे आपको पाई टर्म इस तरह लिखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स किस तरह होगा, दैट इज इक्वल टू m+1, only one which is required to be changed from the term to term। ठीक है, अगला चीज क्या बोला जा रहा है कि these m variable which appear repeatedly in each pi term are called repeating variables। मैंने क्या बोला कि जो मैंने नंबर ऑफ पाई टर्म नॉन डायमेंशनल पैरामीटर निकाला है दैट इज n-m। लेट अस अज्यूम कि ये 3 आया है, मतलब कि 3 नॉन डायमेंशनल पैरामीटर को क्या लिखा जा सकता है, पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये तीनों नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। तो इसमें जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, रिपीटिंग वेरिएबल्स। और इस रिपीटिंग वेरिएबल को आपको कैसे चूज करना है उसका एक गाइडलाइंस है, एक थंब रूल है, इसके हिसाब से ही आपको चूज करना है। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले चूज द फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल एज ए ज्योमेट्री ऑफ फ्लो, जो आपका डायमेंशन बताए, जैसे डायमीटर, लेंथ, हाइट। तो इसमें से कोई भी एक है तो पहला हमने ले लिया है। जैसे लेट अस अज्यूम कि 3 नॉन डायमेंशनल आपका पैरामीटर है, आपका जो 3 फंडामेंटल वेरिएबल है, मतलब कितने रिपीटिंग जो टोटल वेरिएबल्स जो आएंगे उस पाई टर्म में वो कितने होंगे, 3+1 4। तो 4 में से हमने पहला जो रिपीटिंग वेरिएबल्स है वो हमें क्या चूज करना है, ज्योमेट्री ऑफ द फ्लो, आइदर डायमीटर, लेंथ, हाइट, etc। अब मान लो कि कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को नहीं लेना है। मैं पहले ही बोला हूं कि कोई एक ही लेना है आपको, जिसका डायमेंशन अगर दोनों का सेम हो जा रहा है तो वो दोनों नहीं लेना है। तो पहला हमने ज्योमेट्री ऑफ फ्लो ले लिया है। दूसरा हम लोग को क्या लेना है, दूसरा रिपीटिंग वेरिएबल, चूज द सेकंड रिपीटिंग वेरिएबल एज फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड वेपर प्रेशर। ओके, तो ये हमारा दूसरा रिपीटिंग वेरिएबल है। तीसरा रिपीटिंग वेरिएबल हमें लेना है फ्लूइड मोशन लाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्चार्ज, प्रेशर, फोर्स या पावर। ये तीसरा रिपीटिंग वेरिएबल्स आपको लेना है। तो इस तरह हमें रिपीटिंग वेरिएबल्स को आपको चूज करना है। कौन सा रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेना है उसके बारे में भी नोट में लिखा गया है। द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट नॉट फॉर्म द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर अमंग देमसेल्फ। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज ए रिपीटिंग वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको रिपीटिंग वेरिएबल नहीं सिलेक्ट करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल आपका नहीं होगा। और तीसरा जो मैंने बताया है कि नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशन। आपने ऐसा नहीं कि 2 रिपीटिंग वेरिएबल ऐसा ले लिया है जिसका दोनों का डायमेंशन सेम है, ऐसा भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं आपको समझ में आया है तो हम लोग प्रॉब्लम से समझेंगे। और आपका मैं एक चीज बोल दूं कि ये जो आपके जो यूनिट्स हैं, जो आपका रेले मेथड्स और बकिंघम पाई थ्योरम बहुत ज्यादा आता है, तो इसका और इजी भी है मार्क्स, ये आपका स्कोरिंग आपका यूनिट है, तो आपको इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिर एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो क्या होता है, तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया है दैट इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 में। इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि द शियर स्ट्रेस टॉ इन एन ओपन चैनल डिपेंड्स, ये शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन एस एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी।
यूजिंग, अब देखो इतना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक चीज तो दी, अगर किंगडम पाई थ्योरम से अगर ना भी बोले तो आप देख लो कि कितना इंडिपेंडेंट टोटल वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 5 आ जा रहे हैं। तो हमें रेले मेथड्स का ध्यान भी नहीं आना चाहिए कि हम लोग रेले मेथड से अप्रोच करेंगे, बिकॉज मैंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 4 से ज्यादा हो जाए देन वी विल गो फॉर द किंगडम पाई थ्योरम। ओके, सो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कि क्या है, क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमारा कि द शियर स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ क्या, किसका किसका फंक्शन है, सो डेप्थ ऑफ फ्लो, दूसरा क्या है आपका वेलोसिटी, तीसरा क्या है डेंसिटी, चौथा क्या है आपका सरफेस टेंशन, और लास्ट वन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, टॉव इज इक्वल टू, हमने फंक्शन के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले आप ये देखो कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो यहाँ से हमने नंबरिंग करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, शियर स्ट्रेस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 3 4 5 6, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितना हो गया, दैट इज जो हमको n से डिनोट करते हैं वो कितना है 6। अब फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल आप वो देखो कि क्या क्या फंडामेंटल में तीनों चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो y जो है आपका क्या, इसका क्या डायमेंशन होगा l, ये वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं LT-1। अब यहाँ देखो डेंसिटी भी है, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। आप क्या लिख सकते हो kg पर मीटर क्यूब, मतलब कि ml-3, मतलब हमारा m भी आ गया, l भी आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m की वैल्यू 3, बिकॉज 3 नॉन आपका फंडामेंटल जो है आपका वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई, m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ पाई टर्म्स या बोलो या तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हमने निकाल लिया, या तो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस m, मतलब कि 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 हम लोग पाई टर्म हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 पाई टर्म जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई 1। अब आप सबसे पहले तो रिपीटिंग वेरिएबल चूज कर लो, कैसे रिपीटिंग वेरिएबल को चूज करेंगे, तो हमने बताया है कि रिपीटिंग वेरिएबल कैसे लेंगे, हमने बोला कि क्या, एक ज्योमेट्री होना चाहिए हमारा, एक फ्लो होना चाहिए, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, रिपीटिंग वेरिएबल। तो रिपीटिंग वेरिएबल में हम लोग क्या क्या ले लें, रिपीटिंग वेरिएबल में आप देखो सबसे पहले तो आपका डायमेंशन का, तो डायमेंशन एक ही दिया हुआ है, तो हमने y को ले लिया रिपीटिंग, पहला रिपीटिंग वेरिएबल। दूसरा रिपीटिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमने बोला है क्या कि फ्लूइड के प्रॉपर्टी से होना चाहिए, फ्लो होगा तो वेलोसिटी को हमने ले लिया फ्लो, तो हमने v को ले लिया रिपीटिंग वेरिएबल। और तीसरा हमने क्या ले लिया, तीसरा जो हमने बोला कि आपका जो होना चाहिए वो दैट इज आपका हमने यहाँ पे ले लिया है, तीसरा जो हमने ले लिया है डेंसिटी को, तो हमने डेंसिटी को तीसरा हमने ले लिया दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये हमने रिपीटिंग वेरिएबल लिया है। अब जो रिपीटिंग वेरिएबल लिया तो टोटल टर्म हमने जो बताया है कि किसी भी पाई टर्म में होगा वो दैट इज इक्वल टू कितना, तो 3+1, आपको 3+1 मतलब कि 4 होना चाहिए। तो अगर हमने पहला पाई टर्म लिखा तो पाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 1 कैन बी रिटन एज पाई 1 इज इक्वल टू, हम लोग 3 जो रिपीटिंग वेरिएबल लिए हैं y टू द पावर a, v टू द पावर b और रो टू द पावर c। और यहीं पे जो हमारा जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वहां पे जो है टॉ हमने लिख दिया है। अब आप देखो कि क्या क्या हमारा फंक्शन है, हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो किसके किसके चीज पे डिपेंड कर रहा है, y पे, v पे, रो पे, आपका सरफेस टेंशन पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से हम लोग क्या क्या कंसीडर कर लिए हैं, y को हमने ले, ये y v रो ये तो रिपीटिंग वेरिएबल्स है, मतलब रिपीटिंग मतलब कि अगर हमने पाई 1 टर्म लिखा है, पाई 2 टर्म लिखा है या पाई 3 टर्म लिखा है, ये तो रिपीट करेंगे। उसके अलावा बच क्या गया है, तो बच गया है हमारा शियर स्ट्रेस, सरफेस टेंशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले टर्म में हमने क्या ले लिया है, शियर स्ट्रेस ले लिया है। उसी तरह पाई 2 लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, पाई 2 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे हमने हमने a1 b1 c1 कर दिया, बिकॉज बार बार फिर उसी चीज को लेना होगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया है y टू दी पावर a1 b1 और c1। उसी तरह दूसरा जो हमारा पाई 2 टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a2 v टू दी पावर b2 रो टू दी पावर c2। अब क्या बच गया है हमारा, तो सरफेस टेंशन बच गया है, तो हमने दूसरा जो पाई 2 टर्म है उसमें हमने सरफेस टेंशन लिख दिया है। उसी तरह तीसरा पाई टर्म हुआ, अब कितने पाई टर्म लिखेंगे ये हमने निकाल लिया है। नंबर ऑफ पाई टर्म्स जो है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर 3 है, तो 3 हम लोग लिख सकते हैं, y टू दी पावर a3 v टू दी पावर b3 रो टू दी पावर c3 और बच क्या गया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 इक्वेशन है। अब यहाँ पे पाई 1 है, पाई 1 क्या है, एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, पाई की एक वैल्यू होती है, तो कोई डायमेंशन थोड़ी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई 1 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 1 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज क्या, तो पाई 1 लिखा जा सकता है m0
L0 T0 और दैट इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे देखिए y क्या, y का डायमेंशन क्या होगा, तो L टू द पावर A1। उसी तरह आपका क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड LT-1 टू द पावर B1। उसी तरह आपका तीसरा जो है रिपीटिंग वेरिएबल क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब, kg मतलब कि m L टू द पावर -3 टू द पावर C1। और यहाँ पे फिर आपका है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस का क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो शियर स्ट्रेस क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप शियर स्ट्रेस को क्या लिखते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mlt-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया इसका डायमेंशन ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। अब यहाँ से क्या है आपका m टू द पावर भी 0 है, तो यहाँ पे m के पावर को पहले कलेक्ट कर लीजिए, फिर l के पावर को कलेक्ट कर लीजिए, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए और फिर t के पावर को कलेक्ट करिए। तो यहाँ से तीनों आपका जो है तीन इक्वेशन तीन अननोन है, तो वहां से हमारा तीनों चीज निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू m पे पावर, यहाँ पे देख लो इसमें तो m है नहीं, इसमें भी m है नहीं, इस वाले में m है, तो क्या हो जाएगा m टू द पावर C1 और +1, तो यहाँ पे हो गया m टू द पावर 1 + C1। उसी तरह l टू द पावर क्या हो जाएगा, तो l टू द पावर A1 + B1, तो यहाँ पे a टू द पावर A1 + B1 और यहाँ पे -3C1 और -1। उसी तरह हम लोग t पे पावर लिख सकते हैं, वी कैन राइट, सो t टू द पावर क्या हो जाएगा -B1, t टू द पावर -B1 और -2, बिकॉज इसमें तो t है नहीं और लास्ट टर्म में t टू द पावर -2, सो वी कैन राइट -B1 -2। अब इसको इक्वेट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 + C1 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई, C1 इज इक्वल टू -1। उसी तरह B1 की भी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं -B1 -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से B1 की भी वैल्यू आ गई, B1 इज इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड C1 इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं A1 + B1 -3C1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग A1 की वैल्यू को निकाल लो, A1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें A1 इज इक्वल टू 1 + 3C1 -B1, 1 + 3C1, 3C1 की वैल्यू -1 और 1 + 3C1 -B1, तो माइनस इंटू -2, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 इज इक्वल टू 1 - 3 + 2, 2 + 1 3 - 3, A1 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से हमने A1 की वैल्यू को निकाला। अब पुट द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1 इन इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन में रख दो पहले π1 के टर्म में, तो π1 के टर्म में आप रख के देखिए क्या आ रहा है π1 की वैल्यू। तो यहाँ जो है हमने वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ ABC और वहां से जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि B1 C1 और A1 की वैल्यू वी हैव कंप्यूटेड, तो A1 की वैल्यू जो आई 0, B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू -1। So once we have put the value of A1 B1 C1, so we can express the π1 in terms of MLT। तो हमने क्या किया यहाँ पे π1 को हमने यहाँ पे वैल्यू जो है π1 का रखा, π1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 0 है, तो A1 y टू द पावर 0 b टू द पावर -B1, सो B1 की वैल्यू कितनी है b टू द पावर B1, तो B1 की वैल्यू क्या है -2। उसी तरह रो टू द पावर C1 की वैल्यू -1 इंटू शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पे y टू द पावर 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने π1 इज इक्वल टू τ/ρv² निकाल लिया और इसे लेटेस्ट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है π2 दैट इज कैन बी रिटन एज y टू द पावर a2 b टू द पावर b2 और रो टू द पावर c2। ये y v और रो ये तो रिपीटिंग वेरिएबल्स, तो जितने भी पाई टर्म्स होंगे उसमें ये रिपीटिंग वेरिएबल्स रिपीट होंगे। बाद बाकी जो भी और पैरामीटर बच गया है लाइक शियर स्ट्रेस, सरफेस टेंशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों को हमने एक एक में कंसीडर किया है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होने चाहिए वो मैंने बताया है कितना, m + 1, m की वैल्यू कितनी है 3 + 1। आप देखो कितने वेरिएबल्स है y v रो c, सब में 4 है। ओके, तो वहां से हम लोग π2 की वैल्यू को हम लोग a2 b2 और c2 को कैसे निकालेंगे, तो फिर इसी तरह π2 इज ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, तो क्या लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, और फिर इसके डायमेंशन को रख के हमने इक्वेट किया और a2 b2 c2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे वही चीज हमने किया है, π2 इज इक्वल टू m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, और यहाँ पे हमने देखा कि y का डायमेंशन क्या है, तो l, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है l t टू द पावर -1, और उसी तरह डेंसिटी का डायमेंशन क्या है m l टू द पावर -3।
अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है पहले दूसरे इक्वेशन में? तो पहले इक्वेशन में जो हमने लिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल शियर स्ट्रेस लिया है और यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन लिया है। अब सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है? तो वी नो दैट द सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर, सो न्यूटन पर मीटर कैन बी रिटन एज, और इफ आई राइट इन द डायमेंशनल फॉर्म, so we know the value of dimension of the force, that is mlt minus 2 divided by L, so we can write LL cancel, so mt minus 2. Put the value of dimension of the surface tension in the pi 2 term, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, m to the power 0 L to the power 0 T to the power 0 that is equal to, अब हमने क्या किया, पावर को कलेक्ट कर लिया है। m पे कितने पावर आ रहे हैं, तो 1 प्लस c2। L पे क्या क्या पावर आ रहा है, सो a2 प्लस b2 माइनस 3c2, और t टू दी पावर क्या आ रहा है, माइनस b2 माइनस 2। ये तीनों टर्म को हमने जीरो कर देना है, तो 1 प्लस c2 को हमने जीरो किया तो c2 की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस 1। उसी तरह हमने b2 की वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी जीरो किया तो ये क्या आ गया, b2 की वैल्यू माइनस 2। अब हमने c2 और b2 निकाल लिया है, a2 की वैल्यू को भी निकाल लूं तो क्या कर दूंगा, l टू दी पावर जो यहाँ पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड में l पे पावर कितना है, 0, दोनों को इक्वेट कर दिया तो a2 प्लस b2 माइनस 3c2 दैट इज इक्वल टू 0। वहां से हमने a2 की वैल्यू को भी निकाल लिया है। अब जैसे हमने दोनों तीनों को टर्म को निकाल लिया तो पाई 2 कैन बी रिटेन एज, पाई 2 हमारा क्या था, y टू दी पावर a2, उसी तरह फिर आप v टू दी पावर b2 और फिर रो टू दी पावर c2 इनटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 2 इज इक्वल टू y टू दी पावर माइनस 1 b टू दी पावर b2, b2 की वैल्यू को हमने निकाला है, b2 कितना है, माइनस 2, तो b टू दी पावर माइनस 2, रो टू दी पावर c2, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो यहाँ पे हमने c2 की वैल्यू को हमने माइनस 1 रखा इनटू सरफेस टेंशन। सो हम लोग पाई 2 क्या लिख सकते हैं, पाई 2 इज इक्वल टू s बाई रो v स्क्वायर इंटू वाई। ये हमने दूसरा इक्वेशन निकाल लिया। उसी तरह तीसरा टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, क्या तीसरा जो हमारा पाई टर्म है वो क्या है, पाई 3। तो पाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 3 कैन बी रिटन एज m0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0 दैट इज इक्वल टू आपका हो गया l टू दी पावर a3, फिर आपका वेलोसिटी जो होगा एल टी माइनस 1 टू दी पावर v3, और उसी तरह फिर आपका डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो केजी पर मीटर क्यूब, सो केजी पर एल माइनस 3 टू दी पावर c3। और जो तीसरा टर्म जो है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप देख सकते हो पाई 3 में हमारा जी है, जी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी टू दी पावर माइनस 2। फिर से आपने पावर कलेक्ट करना है, एम पे पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पावर कलेक्ट कर लीजिए फिर से, और फिर से इक्वेट करिए, और a3 b3 और c3 की वैल्यू को हम लोग वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ a3 b3 और c3। तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू m टू द पावर c3, बिकॉज m और कहीं पे है नहीं तो m टू द पावर c3, वी कैन राइट m टू द पावर c3, l टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा l टू द पावर क्या हो जाएगा, a3 प्लस b3 minus 3c3 plus 1, so we can write a3 plus b3 minus 3c3 c3 a3 plus b3 minus 3c3 plus 1, so plus 1, और t पे पावर क्या हो जाएगा, तो t टू दी पावर वी कैन राइट, यहाँ पे t है नहीं तो माइनस b3 और माइनस 2, so माइनस b3 माइनस 2 माइनस b3 माइनस 2, सो वी कैन राइट, अब हमें इक्वेट कर देना है m टू दी पावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले m के पावर को अगर इक्वेट किया तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो c3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपका लेफ्ट हैंड साइड में m टू दी पावर क्या है, 0, और राइट हैंड साइड में m टू दी पावर c3 है, तो c3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली t के पावर को अगर इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस b3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से b3 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, माइनस 2। पुट द वैल्यू ऑफ b3 एंड c3 और a3 की वैल्यू को निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, a3 प्लस b3 माइनस 3c3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब c3 तो 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a3 b3 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, a3 की वैल्यू 1 है। सो वी कैन राइट द पाई 3 टर्म इज ऑल्सो, सो पाई 3 कैन बी रिटेन एज l टू द पावर a3, तो यहाँ सॉरी y टू दी पावर a3, जो आपका पाई 3 टर्म है वो है क्या, तो पाई 3 टर्म जो था आपका अगर देखा जाए पाई 3 जो है वो y टू दी पावर a3, तो y टू दी पावर a3 की वैल्यू क्या है, a3 इज 1, मतलब कि y टू दी पावर 1। उसी तरह v टू दी पावर b3, v तो v की वैल्यू क्या है,
-2, सो v टू द पावर माइनस। यहाँ पे आप देखो इक्वेशन में, तो इक्वेशन में हमने यहाँ पे आप रेले मेथड से देखा कि हमने क्या लिखा है, पाई के टर्म में हम देखो पाई 1 पाई 2 से ये सारा फंक्शन है। सो वी कैन राइट हियर वी कैन राइट phi into pi 1 pi 2, here we can write phi into pi 1 comma pi 2 comma pi 3 that is equal to 0, or we can write pi 1 is equal to because आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ रख लेना है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से पाई टर्म में आ रहा है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है शियर स्ट्रेस वो हमारे पाई 1 में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई 1 कैन बी रिटन एज पाई फंक्शन ऑफ पाई 2 इन पाई हमने निकाला है वो कितनी है, पाई 2 इज इक्वल टू एस बाई रो वी स्क्वायर वाई, तो एस बाई रो वी स्क्वायर वाई, एस बाई रो वी स्क्वायर वाई, और पाई 3, तो पाई 3 तो अभी हमने देखा है कि जी वाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो इसे हम लोग शियर स्ट्रेस क्या लिख सकते हैं, तो शियर स्ट्रेस कैन बी रिटन एज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को इस तरह कुछ लिख दें, क्या है हमारा, तो एस बाई रो वी स्क्वायर वाई, एस बाई रो वी स्क्वायर वाई कॉमा, और पाई 3 टर्म कितना है, जी वाई बाई वी स्क्वायर, तो जी वाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये हमारा एक कोरिलेशन आ गया कि शियर स्ट्रेस जो होगा किसमें, तो शियर स्ट्रेस जो होगा हमारा ओपन चैनल में, बिकॉज ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि द शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल किस तरह डिपेंड करेगा, तो कुछ इस तरह, टॉ इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर, और सिर्फ रो वी स्क्वायर ही नहीं आएगा, वहां पे आपका किस तरह कोरिलेट है वो भी दिखाया जा रहा है कि एस बाई रो वी स्क्वायर वाई और जी वाई बाई वी स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, किस तरह, तो इस तरह डिपेंड कर रहा है। ये आपका बकिंघम पाई थ्योरम से इस तरह निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, तो बस आपका जो मेथोडोलॉजी है वो सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो देखना है कि कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अगर कोई भी मेथड्स आपको नहीं बोला गया है, या तो अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में अगर बोल दे कि आपको रेले मेथड्स ही यूज करना है या बकिंघम पाई थ्योरम करना है, देन यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तो क्वेश्चन में बोल दिया गया इसी मेथड से करना है, देन इट इज ओके। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, हमें कोरिलेशन निकालना है कि हमें किस तरह ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मैच का रिलेशन है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स हैं। अगर 3 से 4 वेरिएबल तक हैं तब तो हम लोग रेले मेथड्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब कि डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों की बात हो रही है, तो वो अगर हमारा 4 से ज्यादा है तो हमारा कैलकुलेशन जो हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग बकिंघम पाई थ्योरम से निकालेंगे। तो बकिंघम पाई थ्योरम में सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट कर लो, जिसको हमने स्मॉल एन से बताया है। उसके बाद आपको जो है आपका फंडामेंटल जो डायमेंशन है दैट इज MLT, ये देखो कि अगर मौजूद है तीनों चीज है तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 हो जाएगी। उससे आप लोग निकाल लो कि नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे। मान लो कि किसी में पाई टर्म 4 आ गया है तो आपको पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 ये चारों का फंक्शन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नॉट, ये चारों का फंक्शन होगा, तो आपको चारों पे निकालना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने पाई 1 नंबर ऑफ पाई टर्म्स या नंबर ऑफ, इसको नॉन डायमेंशनल पैरामीटर भी बोलते हैं, बिकॉज पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, देयर इज ए नो डायमेंशन ऑफ पाई, पाई इज ए ग्रीक वर्ड है। तो उसमें हमें क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कंप्यूट कर लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव में तो इसी तरह पूछता है कि नंबर ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर क्या होगा, या आसान सा एक्सप्रेशन देगा और कोरिलेशन आपको ऑप्शन इस तरह देगा कि इस तरह डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आपको इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है कि मैंने बताया था कि मेथड्स की आपको रिपीटिंग वेरिएबल्स किस तरह चूज करना है, तो उसका मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह हो कि हमारा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर भी हो, फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी हो और हमारा फ्लो प्रॉपर्टी भी हो। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल में होगा लेंथ, डायमीटर, हाइट, ये आपका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। उसी तरह हमने बताया था कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है, तो जैसे डेंसिटी हो गया आपका, ये आपको कंसीडर करना है, विस्कोसिटी है। और फिर इसी तरह फ्लो की प्रॉपर्टी मैंने बोला कि वेलोसिटी,
एक्सिलरेशन, ये सब आपको वो उसमें से भी एक रिपीटिंग वेरिएबल आपको चूज करना है। रिपीटिंग वेरिएबल को इस तरह नहीं लेना है कि दो रिपीटिंग वेरिएबल ऐसा नहीं लेना है जिसका डायमेंशन सेम हो। इट मीन्स कि मान लो कि हमने पहला रिपीटिंग वेरिएबल ले लिया वेलोसिटी, और दूसरा फिर हमने एक ऐसा लिया जिसका उसका भी डायमेंशन जो होता है वो L_(-1) ही होता है, तो ऐसा हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग मेथड को फॉलो करते हुए रिलेशन निकालेंगे और ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।